स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सारे जहां से अच्छा में, जहां मैं पलक सहगल उठाती हूं सिस्टम से जुड़े वो तमाम मुद्दे जिन पर बात होना बेहद जरूरी है। आर्टिकल 21 हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जिसमें प्रिवेसी और पर्सनल लिबर्टी के अधिकार के नाम से जाना जाता है। यह अधिकार हर एक भारतीय नागरिक को दिया जाता है। सिंपल है कि इस अधिकार के तहत आपको डिग्निटी के साथ जिंदगी बिताने का हमारा संविधान अधिकार देता है। इसके अंडर किसी व्यक्ति के जीवन में किसी अन्य व्यक्ति की फोर्सफुली इंटरवेंशन पर रोक भी लगाई जा सकती है। इसमें किसी भी व्यक्ति की पर्सनल, फैमिली, ऑनर, रेपुटेशन इंक्लूडेड है। पर अब आप ये सोचिए कि एक कैदी भी तो देश का नागरिक है, क्या उसे ये अधिकार मिल पा रहे हैं या नहीं? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आर्टिकल 21 हमारा मूल अधिकार है। क्या एक कैदी को डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है? अगर हां तो कैसे, अगर ना तो क्यों? तो आज हमारी चर्चा होगी इसी पर कि आर्टिकल 21 कैदियों का मौलिक अधिकार है या नहीं, अगर है तो कैसे और किस तरीके से इसका संरक्षण जो है वह किया जा रहा है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले ग्राफिक्स की ओर नजर डालते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ तमाम सवाल है आर्टिकल 21 के कैदियों से जुड़े। तो आर्टिकल 21 कैदियों का अधिकार है या नहीं, सबसे बड़ा सवाल ये कि मूल अधिकारियों की श्रेणी में जीवन का अधिकार है, तो क्या कैदियों को भी आर्टिकल 21 का अधिकार है? तो क्या मिल रहा है पर्सनल लिबर्टी का अधिकार? एक बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि जीवन और स्वतंत्रता, अब आप ये सोचिए जेल के अंदर जीवन और स्वतंत्रता, जीवन साथ ही स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार कैदियों को कैसे? तो इसी बीच आर्टिकल 21 से जुड़ा सवाल ये कि जीवन जीने और निजी स्वतंत्रता कैसी होगी कैद में सुरक्षित? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। जब हम निजी स्वतंत्रता की बात करते हैं, पर्सनल प्रिवेसी की बात करते हैं, तो कैद में रह रहा इंसान, प्रिजन के अंदर अगर कोई है तो वो कैसे संरक्षित होगा? साथ ही राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 हमें देता है, तो क्या ये अधिकार कैदियों को भी मिलता है? आर्टिकल 21 का किस तरीके से संरक्षण जो है वह किया जा रहा है प्रिजन के अंदर कैदियों के साथ, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो आज इसी मुद्दे पर रहेगी हमारी चर्चा। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, हसीन मसूदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही क्रांत शर्मा हमारे साथ एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट से, आदित्य मित्तल फॉर्मर जज हैं, और साथ ही डॉक्टर धनुज कुमार हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का अपना कीमती समय हमें देने के लिए और एक महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। आदित्य मित्तल, आपसे मेरा सबसे पहले सवाल रहेगा, आर्टिकल 21 फॉर प्रिजनर्स, कैदियों को भी क्या आर्टिकल 21 का अधिकार है? क्या कहना चाहेंगे, इस पर रोशनी डालिए थोड़ी। देखिए, आर्टिकल 21 ये प्रोवाइड करता है कि नो पर्सन शैल बी डिनाइड राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी विदाउट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। जी, तो जहां तक कैदियों का सवाल है, कैदियों को ये लिमिटेड रूप में ही अवेलेबल है, क्योंकि जो हमारे यहाँ प्रोसीजर है, प्रोसीजर के हिसाब से अगर किसी कैदी को कैद रखा गया है, नो डाउट उसको ह्यूमन राइट अवेलेबल हैं, और उन ह्यूमन राइट्स में उसको फ्री लीगल एड मिलेगी, उसको रोटी मिलेगी, उसको शेल्टर मिलेगी, ये सारी चीजें उसको मिलेगी जो भी ह्यूमन राइट्स हैं। बट एज फार एज दी आर्टिकल 21 का सवाल है, आर्टिकल 21 में चूंकि शब्द इस्तेमाल किया गया है एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो अगर कानून ने कोई ऐसा प्रोसीजर एस्टेब्लिश किया है कि जिसमें कैदी को कोई विशेष एक अधिकार नहीं मिलेगा, तो वो उसके कहना चाहिए कि एक्सेप्शन के अंतर्गत आएगा। तो सारे के सारे अधिकार जो आर्टिकल 21 के हैं वो कैदियों को अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ कैदियों के संबंध में कानून है, हमारे यहाँ प्रिजनर्स के बारे में कानून है, हमारे यहाँ जो लोग कस्टडी में रखे जाते हैं, जैसे जो व्यक्ति कस्टडी में होता है वो वोट डाल सकता है या नहीं डाल सकता जी, वो इलेक्शन लड़ सकता है या नहीं लड़ सकता। तो आम आदमी के अधिकारों से प्रिजनर्स के अधिकारों को आर्टिकल 21 के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जा सकता। आर्टिकल 21 सारे लोगों को, मैं यहां तक कहना चाहूंगा कि ये केवल सिटीजन्स को ही एप्लीकेबल नहीं है, फॉरेनर्स को आपने देखा होगा कि कसाब के मामले में भी भारत सरकार ने उसको कानूनी सहायता दी। जो भी फॉरेन प्रिजनर्स हैं, नाइजीरिया से तमाम लोग पकड़े जाते हैं, उनको भी कानूनी सहायता दी जाती है, और उनका भी जो ट्रायल होता है वो उसमें पूरी सहायता कोर्ट की तरफ से और सरकार की तरफ से दी जाती है। क्योंकि मैं थोड़ा सा ये और इसको क्लियर करना चाहूंगा, अमेरिका के संविधान में
ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वर्ड यूज किया गया है, जबकि हमारे यहाँ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इस्तेमाल किया गया है जी। तो ड्यू प्रोसेस में और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में जमीन आसमान का फर्क है। और इस बात पर कम से कम 4 महीने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हुई थी कि हम शब्द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ रखें या हम शब्द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ रखें। तो बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने यह पाया कि इसको प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, तो जहां प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है उस प्रोसीजर के तहत हर व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता को संरक्षित किया जाएगा, उसकी पर्सनल लिबर्टी को संरक्षित किया जाएगा और उसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये हर व्यक्ति का, चाहे वो नागरिक हो देश का या विदेशी हो, उसका फंडामेंटल राइट है। केवल यही एक अधिकार ऐसा है जो विदेशियों को भी हमारे हिंदुस्तान में लागू है। आपके पास आदित्य जी वापस लौटती हूँ, हमारे साथ सांसद है और आपको बताते फॉर्मर जज भी हैं हमारे साथ मसूदी जी। मसूदी जी, आर्टिकल 21 फॉर प्रिजनर्स कैसे प्रिजर्व जो है वे किया जा रहा है, क्या कुछ इसके दायरे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? पलक जी, पहले जो आपके जो लिखने वाले हैं और आप जो पहले ये समझने की बात है कि आर्टिकल 21 सिर्फ लिबर्टी नहीं करता, राइट गारंटी करता, बल्कि राइट टू लाइफ। और राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की जब हम बात करें तो ये इसका दायरा बहुत ही वसी है। अब ये जो प्रिजन है, हमें समझने की जरूरत है कि प्रिजन एक सोशल सिस्टम है और इस सोशल सिस्टम में जिन लोगों को भेजा जाता है उन पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। ये नहीं कि वो बिल्कुल ही डिप्राइव हो जाते हैं सारे राइट्स से। उनके जो राइट्स आर्टिकल 21 में जिसका वतन फवतन जिसका वजाहत की गई है, एनालिसिस किया गया और उसको एक्सपेंड किया गया वतन फवतन, तो उसका एक हिस्सा इसमें रहता है जो मुतासिर रहता है। ये कि नहीं बिल्कुल सारा राइट टू लाइफ और एक डिग्निटी की लाइफ वो सारी उनमें डिनाई नहीं की जाती है। अब जब हम सोशल सिस्टम की बात करते हैं, देखिए जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल सोशल सिस्टम, यहाँ हम एक मरीज को लेते और उस मरीज पर उस पेशेंट पर रिस्ट्रिक्शन रखती है। हर एक उसको जाके मिल नहीं सकता है, वो हर एक से मिल नहीं सकता है, वो नहीं कर सकता है डॉक्टर जब तक एडवाइस न करे, कंसल्ट न करे। आप जाए एक हॉस्पिटल की बात कीजिए जहाँ पर हमारी बच्चियां हो, हमारी गर्ल स्टूडेंट्स, उसमें भी एक रेस्ट्रिक्शन रहती है। वो भी एक सोशल सिस्टम है। इसी तरह समझने की जरूरत है, एक सोशल सिस्टम है जिसमें हम उन लोगों को भेजते हैं जो इन कंट्री की लॉ हो। अब देखिए जो प्रिजन इनमेट्स है जो वहाँ है, किस्म के हैं। एक वो जो कन्विक्ट्स हैं जिनको किसी अपराध है, किसी जुर्म का उनकी अदालत ने माना है कि नहीं उन्होंने ये जुर्म किया है, लिहाजा उनको हम कन्विक्ट कहते हैं। दूसरे वो है जिन पर सिर्फ एक इल्जाम लगाया गया है और वो अंडर ट्रायल है, अभी अदालत ने ये फैसला नहीं किया है कि वो क्या मुजरिम है या नहीं मुजरिम है और अदालत का फैसला आना बाकी है। उनके राइट डिफरेंट है। इसी तरह एक और कैटेगरी है, वो है जो अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, नहीं उनके खिलाफ इल्जाम है, नहीं वो कन्विक्ट है, लेकिन फिर भी कानून ये समझता है, जो हमारी अथॉरिटीज है वो समझते हैं नहीं इनका बाहर रहना समाज के लिए, स्टेट के लिए शायद नुकसानदेह हो, तो हम इनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखेंगे कुछ देर के लिए। तो मसूदी जी आपके पास वापस लौटती हूँ। इकरान जी हमारे साथ हैं, इसी सिस्टम से जुड़े एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। इकरान जी, अब अंडर ट्रायल्स के लिए क्या आर्टिकल 21 डिफरेंट है, इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालिए। हमारी जो डिबेट शुरू हुई, जो हमारे आदित्य मित्तल जी ने जो बोला, मुझे लगता है कि बड़े संक्षिप्त में बोला उन्होंने और बड़ा टू द पॉइंट बोला। मैं उनकी बात को अप्रिशिएट भी करूंगा और कानून भी यही कहता है। और जो अभी सांसद साहब ने, जो मसूदी साहब ने बोला कि दो चीजों में भिन्नताएं हैं। भिन्नताएं ऐसे हैं कि ठीक है, आर्टिकल 21 की बात करते हैं तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कहता है, लेकिन साथ के साथ वो ये भी कहता है कि पर्सनल लिबर्टी में एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो एस्टैब्लिश बाय लॉ में लॉ को सर्वोच्च है कि लॉ में अगर कोई प्रोविजंस हैं या लॉ में कोई ऐसी चीजें आ चुकी हैं तो वो जो आर्टिकल 21 है वहां पे उसकी एक लिमिटेशंस आ जाती हैं। और जब वो लिमिटेशंस आ जाते हैं तो जो उसका एक ब्रॉडर सेंस में जो आर्टिकल 21 की बात, राइट टू लिव विद डिग्निटी जो है वो पूर्ण रूप से है अगर हम बात करते हैं प्रिजनर्स के लिए? नहीं, राइट टू ऐसे नहीं है। डिग्निटी, ऑब्वियसली डिग्निटी जो है, डिग्निटी का अधिकार सबको है, चाहे वो प्यूनिटिव, चाहे आपके कन्विक्शन लिस्ट में। लेकिन मसूदी जी के साथ में बोलूंगा कि उसमें हमें डिफरेंशिएट ये करना पड़ेगा कि अंडर ट्रायल चल रहे हैं या कन्विक्शन वाले चल रहे हैं, दो पैरामीटर्स हैं।
अगर जो ऑलरेडी जिसमें प्रूव हुआ ही नहीं है, अभी गिल्टी नहीं हुआ, जैसे मैं आप छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि फैसिलिटीज नहीं है, वो डिप्राइव्ड है, आज एलिगेशंस लगते हैं, उन पे कन्विक्शन, उन पे मुकदमा हो जाता है, मुकदमे के चक्कर में जो 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 जुडिशियल प्रोसीजर है, हमारे पूर्व जज साहब भी यहाँ पर मानेंगे, इस बात को मानेंगे जो मैं कहना चाहूंगा कि आज ये देखिए कि बेल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और बेल एक डिस्क्रिशन होता है जज का, ऑनरेबल कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है। और आज की डेट में अगर हम जुडिशियल करप्शंस की भी बात करते हैं तो जुडिशियल करप्शंस पे बेल एक ऐसा टॉपिक है जहां पे आपको अगर अदर साइड में होंगे तो आप ये मानेंगे कि हमारे पास रिसोर्सेज थे या हमारी जान पहचान थी या हमारे संबंध थे तो हमें बेल मिल गई, और कुछ लोग ऐसे टिप्पणियां देते हैं कि हमारे पास तो ये चीजें नहीं थी, तो बेल एक ऐसा डिस्क्रिशन आ जाता है, वो डिस्क्रिशन ऑनरेबल कोर्ट का आता है। ऐसी हमें ये एक पैरामीटर बनाना पड़ेगा कि जहां पे हमारे अंडर ट्रायल चल रहे हैं, जहां पे कन्विक्शंस नहीं डिसाइड हुई, क्योंकि एक बात बताइए, आप एलिगेशंस लगे 2-2 साल 3-3 साल ट्रायल चलती है, 4-4 साल ट्रायल चलती है, और 4 साल बाद, क्योंकि हमारा जो लॉ है वो क्या है, जैसे अभी आप बोले हमारा लॉ प्यूनिटिव नहीं है, हमारा जो लॉ है वो रिफॉर्मेटिव लॉ है। अगर 4 साल बाद अगर ये पता चला, और ये भी कहते हैं हम लोग कि एक गुनाहगार जो है उसको अगर 100 बेगुनाह है और एक बेगुनाह है, अगर 100 गुनहगार को भी अगर छोड़ना पड़े उस बेगुनाह को बचाने के लिए तो आपको करना पड़ेगा। तो ऐसे ही मैं बोलता हूँ कि जब आपके पास में जुडिशियल सिस्टम में जब आप जजमेंट्स पास करते हैं, एविडेंसेस हो जाती है, ट्रायल हो जाती है, और ट्रायल के बाद आपको पता चलता है 3 साल बाद 4 साल बाद कि ये बेगुनाह था और जिसको आपने एक्विट किया, तो एक्विटल तो हो गया उसका, लेकिन वो जो 4 साल जो जेल में रहा वो एक पनिशमेंट है। वहां पे आर्टिकल 21 की मैं बात करता हूँ कि जहां पे उसकी जो एक इमेज थी, उसका जो समय था, या जो उसकी जो जिंदगी के जो महत्वपूर्ण दिन थे, वो सारे वेस्ट हो गए। उसके ऑलरेडी एक वो डेंट लग गया उसकी इमेज पे, उसके कैरेक्टर पे डेंट लग गया, उसके चरित्र पे डेंट लग गया, समाज में उसको जो है एक तरह से दोषी। इकराम जी, आपके पास वापस लौटती हूँ, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, आपसे मेरा सवाल रहेगा धनोज जी, एक तो बात हो गई कि संविधान ने कह दिया कि आर्टिकल 20 के अंदर बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं जो प्रिजनर्स को भी मिलेंगे, क्या अब सवाल ये आता है सिस्टम वो सारे अधिकार जो है वो दे पा रहा है उस प्रिजनर को, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद करूंगा कि आज एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा लेकर आप आई है। अभी मैं तीनों पैनलिस्ट को सुना था, लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा 2 लाइन से शुरुआत जी। कुछ कैद है कुछ ख्वाब इन आंखों में, कैद है कुछ ख्वाब इन आंखों में, ना जाने कब रिहाई का सवेरा हो। बात कर रहे हैं आर्टिकल 21 का। आर्टिकल 21 2 चीज हमें देता है, मूल और वर्गीकृत। लेकिन अगर हम बात करते हैं कैदी का तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि आपके पैनल में आप अच्छे लोग हैं, पूर्व जज हैं, अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के और सांसद हैं, इन तीनों की जवाबदेही बहुत होती है, इन लोगों का अपना एक्सपीरियंस होगा। लेकिन मैं 2 बात कहना चाहता हूँ, बहुत सारे मतभेद है, क्योंकि जो आर्टिकल 21 जो है वो सभी को ये दोनों अधिकार देता है, कैदी को भी, यहाँ कोई डिफरेंसेज नहीं है, सिर्फ उसको संवैधानिक अधिकार नहीं देता। लेकिन 2-3 बातें हैं जो मैं जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि इन बातों को जरूर उठाएंगे, कि जिस तरह से आज कैदियों को उसके साथ जिस तरह से बर्ताव किया जा रहा, क्या वो है आर्टिकल 1 में 21 में नहीं है। लेकिन जिस तरह से आज हर जेल में, भारत के हर जेल में जो कैदी हैं वो सजा हफ्ता नहीं है, ट्रायल है, और उनके लिए 21 बिल्कुल लागू नहीं कर रहा है कोर्ट, जज, पुलिस स्टेशन, सरकार। मैं तीनों को कटघरे में खड़ा करता हूं इस मुद्दे पर। वहां जज भी फेल है, वहां सरकार भी फेल है, वहां पुलिस स्टेशन भी फेल है। दूसरी बात, न्याय, आर्टिकल 21 न्याय से जुड़ा हुआ है। कहता है आर्टिकल 21 कि अगर व्यक्ति को न्याय मिलेगा वो कैदी क्यों हो, सवाल उठता है। जैसे कि जज सिर्फ पुलिस के कहने पर, गवाह के कहने पर सजा मुकर्रर करता है और उनको रिहाई मुकर्रर करता है। क्या जज साहब, ये पूर्व जज साहब बैठे हैं, मैं इनसे एक सवाल करता हूं, क्या इन्होंने कभी जानने की कोशिश किया कि इनकी अदालत में जो कैदी या जो व्यक्ति जुर्म किया हुआ आया है तो क्या वो किस तरह से जुर्म को कंसिस्ट किया है, किस तरह से जुर्म को किया है, उसको जानने के लिए इनके पास कोई अतिरिक्त है? ये भी डिपेंडेबल है किनके ऊपर? पुलिस के ऊपर, थाना के ऊपर, गवाह के ऊपर। तो मेरा कहना साफ है कि सरकार को समय देने की जरूरत है। जैसे कोविड का उदाहरण दूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 90 दिन के लिए बेल दे दो जी, लेकिन उन्होंने एक बात कहा था कि इतने से इतने सजा जिसको, क्या उसको लागू किया गया? नहीं किया। किसने नहीं किया? किसने नहीं किया?
तो ये बहुत सारे मतभेद है जो देख आबादी कैदी को वकील की जरूरत है, कैदी को खाना पीना की जरूरत है, खाना पीना तो सब कुछ, लेकिन आज भी जेल के अंदर कैदी से वो काम करवाए जाते हैं जो अंग्रेज करवाते थे। मैं आपको बता दे रहा हूँ, लैट्रिन साफ करवाना, धुलवाना, कई लोगों के खाना बनवाना, ये सब आपको। धनोज जी आपके पास वापस आती हूँ। आदित्य जी, पहले तो धनोज जी के तमाम सवाल हैं और साथ ही मेरा भी आपसे सवाल रहेगा। 2017 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये हियरिंग हुई थी, अननेचुरल जो कस्टोडियल डेथ्स हो रही है, तो आर्टिकल 21 तो कह रहा है राइट टू लिव, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कस्टोडियल डेथ एंटायरली डिफरेंट टॉपिक है। अननेचुरल कस्टोडियल डेथ्स, हाँ, अननेचुरल कस्टोडियल डेथ बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है। मैं आपको आर्टिकल 21 और बाकी जो लोगों के अधिकार हैं उसके बारे में 2-3 एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे किसी सर, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू सेइंग, आप ये क्यों कह रहे हैं कि डिफरेंट टॉपिक है? क्योंकि आर्टिकल 21 तो ये कह रहा है ना हमारे पास राइट टू लिव है, लेकिन अननेचुरल कस्टोडियल डेथ हो रही, तो वो राइट टू लिव कैसे हो गया? जी नहीं, आप समझने की कोशिश करिए। जैसे किसी कन्विक्ट को फांसी की सजा हो गई, तो जिस व्यक्ति को फांसी की सजा हुई है उसको राइट टू लाइफ नहीं है, क्योंकि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ से उसको फांसी की सजा हो रही है। दूसरी तरफ अगर मान लीजिए कोई कन्विक्ट या कोई कैदी जो जिसकी सजा नहीं हुई है, वो कहे कि साहब मैं भारत दर्शन पे जाना चाहता हूं, एक आम आदमी भारत दर्शन पर जा सकता है, परंतु एक कैदी को वो अधिकार प्राप्त नहीं है। तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आर्टिकल 21 को, तो कैदी को और बाकी कानून जो को। कन्विक्टेड है उसको राइट टू लिव का अधिकार नहीं है। और अंडर ट्रायल के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, राइट टू लाइफ कैदी को अवेलेबल है, आप मुझे गलत इंटरप्रेट ना करें, परंतु राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज सब्जेक्ट टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो अगर प्रोसीजर कोई ऐसा है या लॉ ऐसा है जिसके, जैसे भी हमारे सांसद साहब ने कहा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में व्यक्ति को 6 महीने तक बेल एप्लीकेशन भी नहीं डालने की अनुमति है, तो ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है। इसी तरीके से मैं डॉक्टर धनोज जी की इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूं कि न्यायाधीश पुलिस के कहने पर या गवाहों के कहने पर सजा कर देते हैं। सजा जो होती है, साक्ष्य का मूल्यांकन होता है, साक्ष्य का विश्लेषण होता है, साक्ष्य की विश्वसनीयता देखी जाती है। ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका किसी व्यक्ति के कहने पर या किसी संस्था के कहने पर किसी की सजा कर दे। जहां तक आपका एक दूसरा विषय है कस्टोडियल डेथ, निश्चित रूप से अगर किसी व्यक्ति की अननेचुरल कस्टोडियल डेथ हुई है तो इसके संबंध में संबंधित जेल अधिकारी पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं, पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं, और उनको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इस व्यक्ति की अननेचुरल कस्टोडियल डेथ किस प्रकार से हुई है। मसूदी जी, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मसूदी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये अब एक बात हो जाती है, आर्टिकल 21 हमें कह रहा है राइट टू लिव, लेकिन वही दूसरी तरफ अननेचुरल जो हम कस्टोडियल डेथ्स देख रहे हैं उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? वैसे खनन कर रहा है हमारे आर्टिकल 21 के अधिकार को। जी, सर्कल लेंगे तो उसका एक हिस्सा जो जब कोई सिटीजन इनमेट हो, जब जेल जाता हो किसी कारण से, या तो अंडर ट्रायल है या कन्विक्ट है या प्रिवेंटिव डिटेंशन, तो ये राइट्स उसके होते हैं, इफेक्ट समझे इक्लिप्स हो जाता है। ये जो ये सर्कल है इसका एक पार्ट इक्लिप्स हो जाता है। ये जैसे एक जो प्रिजन इनमेट वो जा नहीं सकता अपनी मर्जी से, जैसे हमारे एक पैनलिस्ट ने कहा, वो अपनी मर्जी से जहाँ उसकी मर्जी हो जाए वो नहीं जा सकता है, लेकिन वो किताब पढ़ सकता है, वो किताब लिख सकता है। ऐसे राइट जैसे अभी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, वो उसका नहीं है राइट, लेकिन इलेक्शन में कर सकता है। आपने देखा होगा ये हमारी जो इलेक्शन जो ये हमारा जो इलेक्शन है वासन फोर्स, उसमें कई एक दिखा जो कि इलेक्शन में हुए। इसी तरह बात ये कि हमारे जब कोई जेल जाता है, देखिए समाज में एक हेल्थ जो एक सोसाइटी में जो पीस कायम रखने के लिए या जो भी ऐसे एलिमेंट्स हो जो चुनौती दे रहे हो या इंडिविजुअल को या सोसाइटी को, तो सोसाइटी का कॉग्निजेंस लेकर वो जाते हैं जेल जब तक कि अदालत उनको या कन्विक्ट न करे या बरी न करे या वो रहे अडल्ट्राइज रहे। तो इस पीरियड में जब वो जेल में गया नहीं है कि उनको डिप्राइव हो जाते हैं सारे राइट्स से, बिल्कुल। लेकिन साथ ही मसूदी जी ये भी तो देखने को मिलता है, थर्ड डिग्री हम सुनते हैं, थर्ड डिग्री हम मसूदी जी बहुत बार सुनते हैं,
टॉर्चर ऑफ पुलिस की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 21 तो ये भी कहता है राइट टू लिव विद डिग्निटी। अब इसके अंदर इसका भी खनन होते हुए नजर आएगा। थर्ड डिग्री की जब हम जिक्र करते हैं तो उसको कैसे प्रिजर्व किया जाए आर्टिकल 21? जहाँ पर ऐसी नोटिस में आती है बातें, जैसे अभी जिसको भी आप लेंगे पुलिस में लेगा तो 24 घंटे के अंदर अंदर ये लाजमी है कि आप उसको एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें। वो इसलिए होता ताकि इंश्योर किया जाए कि उसके साथ कोई जात नहीं हो। अब अगर कहीं कहीं पर उल्लंघन होता है जो गारंटीज दी हुई है कानून में, आईन में, उसका मतलब नहीं कि गारंटीज है ही नहीं। उस वक्त लॉ कॉग्निजेंस लेता है उन लोगों के खिलाफ। आपने ये भी देखा होगा पलक जी, कई बार जब उल्लंघन किया गया, जब वायलेट किए गए राइट्स, तो उन जो भी कार्यकर्ता थे, जो भी पुलिस कर्मी थे या जो भी और अथॉरिटी थे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। लेकिन बेसलाइन ये है, बेसलाइन जो आप जानना चाहिए आपके जो भी देखने वाले दर्शक है, वो ये है कि प्रिजन में जो भी जाता है किसी कारण से, तो उसके सारे राइट्स प्रिजन गेट पर बिल्कुल खत्म नहीं होते, बल्कि एक इक्लिप्स हो जाते हैं किसी हद तक। जैसे उनका मूवमेंट करने का हक है, वो नहीं अपनी मर्जी से जा सकते जहाँ, इसलिए तो उनको रखा है। और ये सब किया जाता है ताकि जो ये जाना चाहते हैं जो लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये नहीं समाज के लिए ये जरूरी है। लेकिन और तब तक ये जैसे कहा कि कन्विक्ट हैं उनके राइट्स वो ज्यादा हद तक मुतासिर होते हैं, लेकिन जो अंडर ट्रायल्स है उनका राइट ज्यादा कम हद तक मुतासिर होते हैं। और जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में है उनके जैसे विजिटेशन राइट्स है। देखिए प्रिजन में भी जो जाएगा, प्रिजन में उसका राइट है कि उसका रिलेशन, उसके फ्रेंड्स, उसका सोशल सर्कल आके उससे मिले, लेकिन वहां पर जो भी रेगुलेशन उनके मुताबिक, ये नहीं कि उसका एक्सेस खत्म हो जाता है बाहर की दुनिया तक। इकराम जी अब ये बहुत कंफ्यूजिंग हो गया है, क्योंकि अब एक तरफ तो जी मसूदी जी आपके पास वापस लौटती हुई इकराम जी, क्योंकि एक तरफ तो आर्टिकल 21 कह रहा है कि राइट टू लिव विद डिग्निटी है हमारे पास, राइट टू लिव है हमारे पास, तो वही दूसरी तरफ पुलिस टॉर्चर की बात आ जाती है कि कन्फेशन के लिए क्या वो एक फाइन लाइन ड्रॉ करनी है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ये चीज है कि किस तरीके से प्रिजनर्स के लिए आर्टिकल 21 जो है वो प्रिजर्व किया जा रहा है। जी देखिए पलक जी, सबने अपना अपना पक्ष रखा और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो हर एक ने जो पक्ष रखा वो कहीं ना कहीं बाइज रखा। मैं एज ए एडवोकेट अपना पक्ष रखूंगा एज ए क्लाइंट के तौर पे, क्योंकि हमारे पास हर तरह के व्यक्ति आते हैं। मोस्टली जो हमारे पास जेल के जो कैदी हैं वही आते हैं हम लोग, तो हम लोग उनका वर्जन बताना चाहेंगे आपको कि आर्टिकल 21 ठीक है, कहता है ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि उनको राइट भी है, फ्रीडम भी है, उनकी पर्सनल लिबर्टी भी है, उनकी जो है डिग्निटी भी एक्सप्लेन करती है। लेकिन जैसे ही वो जेल के प्रेमिसेस में या कानून के प्रेमिसेस में आ जाता है तो एक लिमिटेशंस आ जाती है। जैसे जज साहब ने कहा, मैं मानता हूं कि लिमिटेशंस आ जाती है, लेकिन लिमिटेशंस के साथ साथ क्या हम ये और हम लोग ये कह सकते हैं ऑथेंटिसिटी से कि उस लिमिटेशन के आधार पे जो उनकी पर्सनल लिबर्टीज है वो कर्टेल नहीं होती है, उनकी लिबर्टीज फिर भी कर्टेल होती है। क्योंकि जैसे अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार सामने धनोज जी ने कहा कि उनसे देखिए आप जेल सुपरिटेंडेंट में वहां पे जेल पे जाइए, उनसे टॉयलेट्स भी साफ करा रहे हैं। अब एक आज बात बताइए ना कि जो टॉयलेट भी साफ करा रहे हैं, उनसे क्लीनिंग करा रहे हैं, उनसे करा रहे हैं, तो ये राइट ऑफ लिबर्टी में नहीं आता ना। अगर आपकी लिमिटेशंस है भी, मैं मान लिया कि लिमिटेशंस है आपकी, या आप कन्फाइनमेंट हो गया, आपका जो जेल मैनुअल है वो उसके हिसाब से देखिए, आप एलिगेशंस रखते हैं। देखिए लिबर्टी का मतलब ये है कि आज जब एक आदमी जेल में जाता है, जब तक वो गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता उसको वो फ्रीडम दिए जाए। आपकी जो एक सर्कल है, जो एम्बिट है आपका, ये जो लिमिटेशन है वो वहां से शुरू होते हैं जहां पे आप उसको घोषित कर देते हैं, उसको कैदी घोषित कर देते हैं। लेकिन जब वो कैदी घोषित नहीं होता है, जब उसको सजा याफ्ता नहीं कहलाया जाता, जब तक वो उस लिमिटेशन में आता है, आर्टिकल 21 के अंडर में आता है। और ऐसा नहीं है कि प्रोसीजर्स बने हैं, प्रोसीजर्स बहुत बने, जैसे अभी कहा हमारे सांसद साहब ने कहा कि 24 घंटे के अंदर को पेश करना है, कानून बना हुआ है, हमारे एक्ट कहते हैं, लेकिन क्या उसको इम्प्लीमेंटेशन करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूशन देखिए, कानून बनते हैं लेकिन उसको एग्जीक्यूशन, मैं हर बार बोलता हूँ एग्जीक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते। और जो आर्टिकल 21 की जो बात कर रहे हैं, लिबर्टी की बात कर रहे हैं और प्राइड की बात कर रहे हैं, वो प्राइड और लिबर्टी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो मिसिंग है, कैदियों के साथ मिसिंग है। उनके साथ जो व्यवहार किया जाता है, हथकड़ियों में लाया जाता है, उनकी फोटोग्राफ्स होती है, उनके बाद वो उनको एक तरह से टॉर्चर ही है ना। आपकी एक बात बताइए, आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसेस है, उनको फिर भी जेल की बस में लाया जाता है। कोई ऐसा तो है नहीं कि उनको लग्जरी कार्स मिल रही है या कोई अच्छी बसेस मिल रही है, वो वैन्स में आते हैं, उसके बाद वो उसी लॉकअप्स में होते हैं। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सुधार। देखिए पहले में जब कानून बना था तो कैदी 100 हुआ करते थे, आज कैदियों की तादाद जो है 14% ज्यादा है हम लोगों के बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का, समय का अभाव है। इकराम जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मसूदी जी और साथ ही आदित्य जी और धनोज जी बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर चर्चा करने के लिए। आर्टिकल 21 के ऊपर आज हमने जिक्र किया। जब हम बात करते हैं राइट टू लिव विद डिग्निटी की, क्या हमारे देश के अंदर जो कैदी हैं उनको भी अधिकार
जो है वह मिलता है, चाहे वो कन्विक्टेड हो या फिर बात हम करें अंडर ट्रायल की। तो आज इसी मुद्दे पर रही हमारी चर्चा। फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नए मुद्दे के साथ।